आप अगर एनडीए को वोट देते हैं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, और यूपीए को वोट देते हैं तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। तो ये तो अजीब बात चल रही थी। नीतीश कुमार ने बड़ी सफाई से पूरे विपक्ष को ही उन्होंने नष्ट कर दिया। आज का मुकाबला इस बार यहाँ किसी से नहीं है, क्योंकि इस बार जन स्वराज की ओर से जनता चुनाव लड़ रही है। और मैं तो इसको देख रहा हूँ, वही से जन स्वराज की जीत होनी शुरू हो गई है कि एक व्यक्ति और एक दल अगर पूरी निष्ठा से आ जाए तो कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। दिवाली के बाद लोग यहाँ आएंगे तो दोबारा उनको बाहर कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर रोजगार मिल जाएगा। कहाँ से रोजगार आएगा, कैसे आएगा, क्या रोड मैप है जन स्वराज रखा गया लोगों को। अभी तो प्रधानमंत्री भी बिहार आते हैं तो वो यहाँ बारी बारी से धारा प्रवाह 15-20 जातियों का नाम लेते हैं। आपने देखा काराकाट में जब आए थे वो, तो बिहार के कुर्मी भाइयों, बिहार के राजपूत भाइयों। आप द राष्ट्र हित देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है बिहार विधानसभा कवरेज करने के लिए बिहार के भिन्न भिन्न हिस्सों में जा करके जनता का मन टटोल रहे हैं कि बिहार के लोग क्या चाहते हैं। इसी बीच हम लोग आज औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा पहुंचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमार राजेश जी हैं। इनसे कुछ जानेंगे बिहार के अभी वर्तमान राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, लोग अभी वर्तमान में जो बिहार के चुनाव है उसको कैसे देख रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका द राष्ट्र हित में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और राष्ट्र हित के पूरे टीम को। जी सर, अभी कुछ ही महीनों में, बस चंद महीने रह गए हैं चुनाव में बिहार के, कैसे देखते हैं चुनाव में, क्या दिख रहा है आपको? देखिए, इस बार का जो चुनाव है 2025 का, ये बिहार के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अभी तक लगातार 20-25 वर्षों से हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता था। राजद से क्षुब्ध होकर के हम बीजेपी की तरफ जाते थे, बीजेपी से क्षुब्ध होकर हम राजद की तरफ आते थे। ठीक है, आज पहली बार लोगों के सामने एक मजबूत तीसरा विकल्प आया है जन स्वराज के रूप में, जो पहली बार आम मुद्दे को उठाया है, जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जहां से जनता का कल्याण हो सकता है। तो निश्चित रूप से ये बहुत अहम चुनाव है बिहार के दृष्टिकोण से। और मैं तो यह देख रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि लोगों में एक अंडरग्राउंड वेव चल रहा है, बिल्कुल बदलाव का। वो इस वर्तमान व्यवस्था से, जो पिछले 35 साल से लगातार 15 साल लालू जी का, 20 साल नीतीश जी का, ये जो व्यवस्था चली आ रही है, और 20 साल से तो हद हो गया भाई कि आप अगर एनडीए को वोट देते हैं तो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही, और यूपीए को वोट देते हैं तभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही। तो ये तो अजीब बात चल रही थी। नीतीश कुमार ने बड़ी सफाई से पूरे विपक्ष को ही उन्होंने नष्ट कर दिया, और बारी बारी से सबके साथ वो 20-20 खेल रहे थे। आप बताइए कि आज के दौर में हम कहाँ जाएं, किसके साथ जाएं? हम राजद के साथ जाएं कि हम बीजेपी के साथ जाएं? क्योंकि इस दौर में नीतीश जी ने किसी को छोड़ा नहीं, तो सब इस हमाम में नंगे हैं। तो एक विकल्प के रूप में आया है जन स्वराज हम लोगों के बीच में। प्रशांत जी आए हैं, तो लोगों की उम्मीद जगी है कि चलिए बिहार में कुछ अब बेहतर होगा। अब किसी बिहारी को बिहार से बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। अब हमारे बच्चों को अच्छा रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो एक उम्मीद की किरण जगी है, इसलिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है जन स्वराज के आने से, मतलब कि और ज्यादा दिलचस्प हो गया है मुकाबला बिहार के चुनाव का। लोगों के पास अब विकल्प है, ऐसा कहना है कुमार राजेश जी का। सर, एक सवाल ये है कि अभी हम लोग का जिला औरंगाबाद में पूरा एनडीए क्लीन स्वीप कर गई है, तो जो जन स्वराज आएगी उसका मुकाबला किससे होगा? यहाँ तो एनडीए है नहीं। देखिए, जन स्वराज का मुकाबला इस बार यहाँ किसी से नहीं है। अच्छा। क्योंकि इस बार जन स्वराज की ओर से जनता चुनाव लड़ रही है। अच्छा। और हर एक व्यक्ति को लग रहा है कि जन स्वराज का उम्मीदवार हमारा उम्मीदवार है, क्योंकि अभी तक जो लोग होते थे टिकट प्रथा पर टिकट लेकर आते थे और चुनाव जीत कर जाते थे। टिकट का क्या खेल चल रहा था सभी पार्टियों में, वो हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। कुछ कुछ पार्टियां तो करोड़ों में टिकट बेच रही हैं। तो जनता यह खेल को अच्छे से समझ चुकी है, इसलिए इस बार जनता के टिकट पर जन स्वराज से लोग उम्मीदवार आएंगे और जनता उनको चुनाव लड़ाएगी निश्चित। प्रशांत किशोर जी बिहार में बहुत तरह के वादे कर रहे हैं। इधर एनडीए भी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी है, वृद्धा पेंशन भी बढ़ा दिए हैं। तो जन स्वराज कही थी कि हम 2000 रुपये देंगे वृद्धा पेंशन, उन्होंने 1100 कर दिया है। कैसे देखते हैं इसको? मैं तो इसको देख रहा हूँ, वही से जन स्वराज की जीत होनी शुरू हो गई है कि एक व्यक्ति और एक दल अगर पूरी निष्ठा से आ जाए तो कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसका बहुत बढ़िया उदाहरण आप सामने देख रहे हैं कि जो पिछले 10 सालों से पेंशन मात्र 400 रुपया था,
जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक आवाज उठी और जब जनता का समर्थन मिलना शुरू हो गया तो सरकार इतनी डर गई कि रातों रात उसने बढ़ाकर 1100 किया। लेकिन जनता इस खेल को समझ चुकी है। नवंबर भर 1100 रुपया जनता लेगी, निश्चित रूप से दिसंबर से 2000 होने वाला है जन स्वराज की सरकार में। अच्छा, मतलब कि सरकार बनते ही 2000 जो वादा किए हैं उस पर टिके रहेंगे प्रशांत किशोर जी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक सवाल ऐसा है कि दिवाली के बाद लोग यहाँ आएंगे तो दोबारा उनको बाहर कमाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पे रोजगार मिल जाएगा। कहाँ से रोजगार आएगा, कैसे आएगा, क्या रोड मैप है जन स्वराज के पास इसका? देखिए, बिहार की ये जो दुर्दशा है इसके लिए केवल और केवल हमारे राजनेता जिम्मेवार हैं। 1947 में बिहार भी आज़ाद हुआ, 1947 में महाराष्ट्र भी आज़ाद हुआ और 1947 में ही पंजाब और गुजरात भी आज़ाद हुए। एक ही समय में सभी राज्य आज़ाद हुए। लेकिन क्या कारण है कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गया और बाकी सारे राज्य डेवलप हो गए? तो इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ के जो राजनेता हैं वो जिम्मेवार हैं। उन्होंने बिहारियों को जाति में, धर्म में उलझा करके रखा। कभी धरातल पर उन्होंने विकास के कार्य किए नहीं। जो मूलभूत कार्य हो सकते थे, जिनसे जनता को लाभ मिलता, यहाँ विकास होता, वो सारी चीजें नहीं हुई। केवल जाति और धर्म में उलझा करके रखा गया लोगों को। अभी तो प्रधानमंत्री भी बिहार आते हैं तो वो यहाँ बारी बारी से धारा प्रवाह 15-20 जातियों का नाम लेते हैं। आपने देखा काराकाट में जब आए थे वो, तो बिहार के कुर्मी भाइयों, बिहार के राजपूत भाइयों, बिहार के भूमिहार भाइयों, बिहार के ये वो करते हैं। तो बिहार में आते हैं तो उनका टोन बदल जाता है, गुजरात में जाते हैं तो उनका टोन बदल जाता है। इस खेल को जनता ने समझ लिया। व्यवहार हो रहा है, बिल्कुल सौतेला बिहार, और यही बिहार की दुर्दशा का कारण है। जिस दिन से हमारे राजनेता सुधर जाएंगे, उनकी सोच सुधर जाएगी, उस दिन से बिहार की दशा भी सुधरने वाली है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको कि 2025 के बाद चूंकि एक पूरे विजन के साथ एक व्यक्ति प्रशांत किशोर के रूप में बिहार में आया है, जो एक रोड मैप के साथ, एक विजन के साथ वो लैस है पूरी तरह से। तो जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनेगी, निश्चित रूप से जो 50 लाख से अधिक पलायन जो होता है बिहार से युवाओं का, वो रुकेगा और उनको यहीं 10 से 15 हजार का रोजगार मिलेगा। अच्छा, रोजगार यहीं पे मिलेगा। इस बीच प्रशांत किशोर बात करते हैं कि बिहार का जो पैसा है, सीडी रेशियो जो पैसा बनता है वो अलग राज्य में चला जाता है, जैसे गुजरात में चला जाता है, पंजाब में चला जाता है। कैसे देखते हैं सर इसको? यह बात कितनी सही लगती है? बिल्कुल, यह बात सही है। मैं तो अभी थोड़ी देर पहले मैं जो बात कह रहा था उसकी बात की इससे पुष्टि होती है कि ये जो सीडी रेशियो है, आज तक किसी नेता ने बिहार का इस बात को नहीं कहा लोगों के बीच में। ये सीडी रेशियो आज से पहले आप भी कभी नहीं बोलते थे, हम भी कभी नहीं सुने थे सीडी रेशियो के बारे में। ये पहली बार ये शब्द आया है। ये प्रशांत किशोर की देन है कि जो हम अपना गाढ़ी कमाई का, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा बैंकों में जमा करते हैं, उसका 70% उनको उसी राज्य में खर्च करना होता है विकास कार्य में, या लोगों को लोन देना होता है ताकि वहां मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, पूंजी मिले लोगों को काम करने के लिए। लेकिन आज तक यह राशि 40% से भी नीचे रही खर्च होने में, और हमारा पैसा जो बिहार में खर्च होना चाहिए था वो दूसरे राज्यों में भेजा गया। तो ये तो बिहार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और इस बात को अगर किसी ने पकड़ा तो वो प्रशांत किशोर ने पकड़ा। और यह रकम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1990 से लेकर के और अभी तक यह रकम कितनी बड़ी रकम है। तो यह रकम आपको 26 लाख करोड़ से भी अधिक है। 26 लाख नहीं, 26 लाख करोड़ से भी अधिक ये रकम है। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है। और अगर यह रकम बिहार में रुकती तो आज बिहार का तस्वीर कुछ अलग होता है। और निश्चित रूप से जो सूरत जैसे एक शहर में 5 लाख बिहारी मजदूर काम कर रहे हैं, आज हमारे बिहार में कई सूरत जैसे शहर होते जहां हमारे बिहार के बेटे रोजगार पाते, उनको बाहर नहीं जाना पड़ता। जन स्वराज का भविष्य ओबरा में कैसा दिखता है? ओबरा में क्या दिखता है जन स्वराज का? देखिए, ओबरा शुरू से जाति और धर्म से ऊपर उठकर वोटिंग करने के लिए जानी जाती है। मैं इसका उदाहरण आपको रखता हूं 2010 के लिए। 2010 में यहाँ से एक निर्दलीय व्यक्ति को जिता करके लोगों ने अपने चंदे पर, पब्लिक के चंदे पर यहाँ से सोम प्रकाश जी को जिता करके लोगों ने यहाँ से भेजा था। तो ये ओबरा का ट्रेंड रहा है, ओबरा समाजवादियों का गढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी ओबरा जाति धर्म से ऊपर उठ करके जब भी अच्छा उम्मीदवार ओबरा को मिला है तो ओबरा ने उसका वेलकम किया है। तो निश्चित रूप से ओबरा इससे ऊपर उठ करके इस बार यहाँ वोटिंग करेगी और एक नई इतिहास लिखी जाएगी ओबरा। जन स्वराज से कौन चाह दिखते हैं ओबरा में? जन स्वराज से ऐसे तो कई चेहरे हैं, क्योंकि जन स्वराज ने यह घोषणा कर दिया है कि हम सर्वे कराएंगे और जो बेहतर से बेहतर उम्मीदवार होगा वो हम रखेंगे।
तो 4-5 चेहरे हैं यहाँ जनसुराज से जो उम्मीदवारी घोषित किए हैं, और उसमें अभी तक हमारे नजरिए से एक अच्छे उम्मीदवार हैं जिनका मैं समर्थन भी कर रहा हूं। वो हैं नंद किशोर यादव, जो क्षेत्र के जाने माने शिक्षाविद हैं। हजारों बच्चों को उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर बनाया है। एक साधारण घर से एक बहुत मजदूर परिवार से आगे बढ़ करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो निश्चित रूप से जब ऐसे व्यक्ति आगे बढ़कर आएंगे, प्रतिनिधि बनेंगे, तो एक अच्छा उदाहरण समाज में जाएगा। आप यह भी सवाल हमसे कर सकते हैं कि आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं, तो मैं इसका भी आपको जवाब दे देता हूं। अगर यहाँ से किसी बहुत बड़े बाहुबली को या धनी व्यक्ति, धनाढ़ व्यक्ति को अगर हम लोग यहाँ से जिताते हैं, अगर हम लोग उनको, तो एक बहुत बड़ा मैसेज यह जाता है समाज में कि अच्छा, राजनीति पैसे वालों का है। तो इसका एक गलत फिर उदाहरण बनता है और तमाम लोग इस बात में लग जाते हैं कि किसी तरह पैसा कमाओ ताकि कल हम भी राजनेता बन सके, चुनाव लड़ सके। तो हमको इसको भी तोड़ना है। दूसरी तरफ अगर किसी बहुत बड़े बाहुबली को या किसी भ्रष्टाचारी को अगर हम जिताते हैं, तो इसका भी एक गलत उदाहरण जाता है, नए युवा में, नई पीढ़ी में जाता है कि अच्छा, चुनाव जीतने के लिए बाहुबली होना बहुत जरूरी है, भ्रष्टाचार करना बहुत जरूरी है। तो ये चीजों को तोड़ना है अगर हमको, तो ऐसे लोगों को हम लोगों को ऊपर उठाना पड़ेगा, ताकि कल हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, वह इस रूप में न देखे कि राजनीति पैसे का खेल है, राजनीति बाहुबल का खेल है, बल्कि इस रूप में राजनीति को देखे कि जो अच्छा काम करेगा उसको राजनीति में उसके लिए भी स्थान है। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आपने जैसा कि बताया कि यहाँ से जनसुराज के प्रबल दावेदार नंद किशोर यादव हैं, लेकिन सर जो यहाँ बिहार में राजद पार्टी जो है वो कही कि जनसुराज बीजेपी के बी टीम है। तो जब यहाँ से राजद के उम्मीदवार लड़ेंगे और यहाँ से यादव कैंडिडेट होंगे जनसुराज से, तो फिर वो कहे कि बी टीम लड़ा रहा है हराने के लिए हमको। देखिए, दल वाले कुछ भी कह सकते हैं। अच्छा। वो उनकी तो जमीन खिसकी हुई है। आज बिहार में जितने भी दल, स्थापित दल हैं, उनकी रातों की नींद हराम है, क्योंकि आज पहली बार उनके सामने एक बड़ी चुनौती जनसुराज ने प्रस्तुत किया है और जनता को वो जगा रही है, और उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। क्या काउंटर कैसे करेंगे लोगों की, ऐसे काउंटर कैसे करेंगे? हमको काउंटर नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूँ, काउंटर जनसुराज को नहीं करना है, लोग ही काउंटर कर रहे हैं खुद। अच्छा, कैसे? हम लोग घूम रहे हैं अभी क्षेत्र में, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार क्षेत्र से फोन आ रहा है कि साहब हमारे यहाँ सभा करिए, हमारे यहाँ सभा करिए, हमारे यहाँ सभा करिए। हम लोग भी जनसुराज के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये एक वेव बन गया है। तो हम लोगों को तो लग रहा है कि हम लोगों को कोई मेहनत ही नहीं करना पड़ेगा। जनता खुद इस बार चुनाव लड़ेगी, और जो हम लोग देख रहे हैं जगह जगह से जिस तरह की अपने से लोग सभाएं कर रहे हैं और हमको वहां बुला रहे हैं और वहां इस की पार्टी की सदस्यता हासिल कर रहे हैं, तो हमारे लिए निश्चित रूप से ये चुनाव बहुत आसान होने वाला है। अच्छा, क्या लगता है कितनी सीटें जीतेगी जनसुराज यहाँ बिहार में? मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि जनसुराज इतनी सीटें जीतेगी कि जनसुराज की सरकार बनेगी, और यह व्यवस्था जो वर्तमान में जंग लगी, यह सड़ी गली जो व्यवस्था है, यह व्यवस्था बदलेगी। तो ये थे कुमार यश जी, अपनी बातों को बेबाकी से हमारे चैनल द राष्ट्रहित पे रख रहे थे। बाकी आपकी जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट में दे दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।